हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा दो सदिशों का क्रॉस गुणन, सदिश गुणन, जिसे हम देखिए सदिश गुणन भी कहते हैं। दो सदिशों का क्रॉस गुणन यानी कि सदिश गुणन। अब देखिए इसके नाम से ही ये बात क्लियर होती है कि दो सदिशों का सदिश गुणन। इसका मतलब ये है दो सदिशों का ये गुणन जो होगा वो एक सदिश राशि होगी। जो हमने डॉट गुणन पढ़ा था उसको देखिए हम अदिश गुणन कहते हैं, क्योंकि वो एक अदिश राशि थी। लेकिन दो सदिशों का जो क्रॉस गुणन है वो एक सदिश राशि होगी। ये बात देखिए मैंने थोड़ा बोर्ड पे पहले से लिखा भी है। दो सदिशों का क्रॉस गुणन एक सदिश राशि होती है जिसका मान दोनों सदिशों के परिमाण, उनके बीच के कोण की ज्या यानी कि साइन, और दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। यह पूरी परिभाषा होती है दो सदिशों का क्रॉस गुणन यानी कि सदिश गुणन की। इसे देखिए अगर हम सूत्र के रूप में कहें यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस गुणन को हम क्रॉस के चिन्ह से ही प्रदर्शित करेंगे। ए क्रॉस बी, इसका मान दोनों सदिशों का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इनके बीच के कोण की ज्या, ज्या का मतलब देखिए साइन, और बीच का कोण अगर थीटा है तो थीटा। दोनों सदिशों का परिमाण, इनके बीच के कोण की ज्या तथा दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश, दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश यानी ऐसा सदिश जो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है और वो इकाई सदिश है, उसे मैंने एन कैप माना। तो इन सब का जो गुणनफल है वो कहलाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी पहले वेक्टर का परिमाण गुणा दूसरे वेक्टर का परिमाण गुणा इनके बीच के कोण की ज्या गुणा इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश। ये होती है परिभाषा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। अब देखिए अगर हम इसे चित्र की सहायता से समझें, चलिए वो भी एक बार बताता हूं। मान लीजिए ये आपका देखिए वेक्टर ए है, इसे मैंने चलिए यहां पे दिखाया, ये है आपका वेक्टर ए, और ये देखिए आपका वेक्टर बी है, ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। हमें निकालना देखिए ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी, ए से स्टार्ट किया, ए क्रॉस बी यानी कि ये ए क्रॉस बी, यानी ये हम जो जिस दिशा में देखिए मैंने ये बनाया, ये वामावर्त दिशा है। ए क्रॉस बी यानी कि जो दिशा है ये कौन सी दिशा है? वामावर्त दिशा। ए क्रॉस बी, तो ये जो ए क्रॉस बी सदिश होगा आपका, ये वो सदिश होगा जो इन दोनों के लंबवत होगा, यानी जो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है। ये मान लीजिए एक ही समतल में आपके वेक्टर्स हैं दो, मान लीजिए पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर दोनों एक ही समतल में हैं, तो एक ऐसा वेक्टर ये देखिए मैंने यहां बनाया, ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसी दिशा में आपका इकाई सदिश है जिसे मैं यहां दिखाता हूं, यानी कि वेक्टर एन, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये जो सदिश निकल के आएगा ये ऐसा सदिश होता है जो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है, यानी ए और बी दोनों के लंबवत है। तो ये देखिए जो सदिश दिखाया मैंने ए क्रॉस बी, ये बी के लंबवत है, और ये ए क्रॉस बी ए के भी लंबवत है। ए क्रॉस बी ऐसा सदिश है जो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है, और इसी दिशा में देखिए इकाई सदिश है यानी कि एन कैप। ये ऐसा इकाई सदिश होता है जो ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है, इसी की दिशा में ए क्रॉस बी होता है। ये देखिए मैंने आपको चित्र से भी बताया कि ए क्रॉस बी की दिशा हम कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी, अब देखिए जिस दिशा में हम चलेंगे इकाई सदिश फिर उसी दिशा में ही होगा।
अब देखिए अगर मैं निकालूंगा b क्रॉस a, यानी मुझे यहां से स्टार्ट करना है, तो इकाई सदिश भी फिर वो नीचे की दिशा में ही होगा, यानी कि b क्रॉस a वो आएगा फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, a क्रॉस b देखिए ऊपर की तरफ हो गई दिशा, b क्रॉस a वो हो गई नीचे की तरफ, क्योंकि हम फिर दक्षिणावर्त दिशा में चल रहे हैं। b क्रॉस a यानी कि दक्षिणावर्त दिशा वो आपको देखिए नीचे की तरफ होगा, यानी कि a क्रॉस b की दिशा, इससे ये बात तो क्लियर होती है, जो दिशा आपकी a क्रॉस b की होती है उससे विपरीत दिशा b क्रॉस a की होती है। जो दिशा a क्रॉस b की होती है उससे विपरीत दिशा b क्रॉस a की होती है, यानी जो b क्रॉस a की दिशा होगी, चलिए मैं आपको इसी चित्र में बताता हूं इस तरीके से। ये जो दिशा होगी ये होगी वेक्टर b क्रॉस a की, क्योंकि b क्रॉस a के लिए मुझे b से स्टार्ट करना है, ये दक्षिणावर्त दिशा, इसका मतलब नीचे की तरफ, ये हो गई वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। तो ये बात आपको देखिए ध्यान रखनी है, कभी भी आपको परिभाषा लिखने के लिए आती है कि दो सदिशों के क्रॉस गुणन की परिभाषा दीजिए, तो आपको इस तरीके से लिख के आनी है, ये पूरी इसकी परिभाषा है। अब देखिए आपने एक सूत्र और भी पढ़ रखा है जो मैंने आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया भी था, सदिश बराबर होता है परिमाण गुणा इकाई सदिश। मैं देखिए इसी के नीचे लिखता हूं, सदिश बराबर परिमाण गुणा इकाई सदिश। ये पूरा देखिए आपका सदिश है, सदिश बराबर परिमाण गुणा इकाई सदिश, ये आपका इकाई सदिश है। इसका मतलब जो ये इतना भाग हुआ ये तो परिमाण ही हुआ फिर, क्योंकि सदिश बराबर परिमाण गुणा इकाई सदिश। तो इस सदिश का जो परिमाण होता है वो ये होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इतना भाग जो लिखा है ये केवल परिमाण होता है। यानी अगर आपसे देखिए ये बात कहते हैं a क्रॉस b का परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो इसका सूत्र ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, यानी a क्रॉस b का परिमाण पहले वेक्टर का परिमाण गुणा दूसरे वेक्टर का परिमाण गुणा साइन थीटा। या इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, अगर हम यहां से साइन थीटा का मान निकालते हैं तो ये चीज हम बटे में ले आए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये सूत्र देखिए तभी अप्लाई होता है जब दो सदिशों के बीच में हमें कोण निकालना हो या कोण आपको दे रखा हो। हम अदिश गुणन से भी कर सकते हैं, cos थीटा बराबर जो आप पढ़ चुके हैं a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। लेकिन अगर साइन थीटा कहते हैं हम इससे भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये है देखिए सदिश का परिमाण। ये सूत्र देखिए केवल परिभाषा में यूज होता है, परिभाषा आपकी आएगी तो पूरा लिखना है, लेकिन अगर कोण निकालने का सूत्र आपको यूज करना है तो सिर्फ ये वाला सूत्र यूज करना है। कोण निकालने के लिए कभी ये सूत्र यूज नहीं करना, वो केवल ये वाला सूत्र यूज होता है अगर आपको कोण निकालना है। ये हुआ देखिए। अब आता है देखिए तीसरा पार्ट इसका, जैसे कि मैंने आपको चित्र में ही बताई ये बात, a क्रॉस b और b क्रॉस a, अगर मैं इनका परिमाण निकालूं वो तो समान आएगा, क्योंकि b क्रॉस a का परिमाण वो भी यही होगा, लेकिन इनकी दिशा विपरीत होती है। और अगर ये दिशा विपरीत होती है इनकी, इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, अर्थात दो सदिशों का क्रॉस गुणन यानी कि सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि दिशा विपरीत होती है। अगर दिशा समान होती तो यह भी क्रम विनिमय नियम का ही पालन करता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब देखिए मैं यहां पर ही लिखता हूं नंबर 4 पे, जो इनका क्रॉस गुणा है वो वितरण नियम का पालन करता है।
यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी। अगर तीन सदिश आपको दे रखे हैं ए बी सी, तो ये क्रॉस गुणा जो होता है वो वितरण नियम का पालन करता है, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। डॉट गुणा में भी वितरण नियम का पालन होता है, क्रॉस गुणा में भी वितरण नियम का पालन होता है, लेकिन क्रम विनिमय नियम का पालन सिर्फ डॉट गुणन में होता है, क्रॉस गुणन में नहीं होता। अगर यहां बीच में माइनस होगा, यहां भी माइनस आएगा, क्योंकि गुणनफल का योगफल पर वितरण नियम और गुणनफल का अंतर पर वितरण नियम, ये दोनों पर ही अप्लाई हो सकती हैं। ये देखिए मैंने आपको बता दिया क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, कोण निकालने के लिए सूत्र आपको हमेशा यही अप्लाई करना है। लेकिन आप ए क्रॉस बी का मान कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अब बताता हूं। अब देखिए ए क्रॉस बी किस तरीके से निकालते हैं, ये भी देखिए आपको बताते हैं। यानी आपको दो सदिश अगर दिए हैं, वेक्टर a इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k और वेक्टर b इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k, हमें a क्रॉस b का मान निकालना है। जैसे आप लोग डॉट गुणा करते थे a डॉट b, तो i की गुणा i से होती है, j की गुणा j से, k की गुणा k से। लेकिन अगर आपको a क्रॉस b निकालना है, तो देखिए आप लोग जैसे फिजिक्स में पढ़ भी चुके होंगे क्लास 11th में, पहली पंक्ति पे आप लिखेंगे i j k। ये सारणी देखिए मैंने बनाया है, इसकी जो पहली पंक्ति होगी उसमें आपको लिखना है i j k। जो दूसरी पंक्ति है उसमें पहले वाले सदिश के गुणांक, पहले सदिश कौन सा है, देखिए a, तो पहले आपको a के गुणांक लिखने हैं, यानी कि a1 b1 c1। और जो लास्ट वाली पंक्ति है उसमें दूसरे सदिश के गुणांक, यानी कि a2 b2 और c2। इसका आप लोग प्रसार कर देंगे। चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूं प्रसार। पंक्ति के अनुदिशी अगर हम करें तो पहले मैंने i लिया, b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस का j, a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस का k, a1 b2 माइनस a2 b1। ये हुआ देखिए a क्रॉस b का मान। क्या हुआ ये a क्रॉस b का मान। और ये एक ऐसा सदिश है जो a के भी लंबवत है और b के भी लंबवत है। ऐसा सदिश जो a के भी लंबवत हो और b के भी लंबवत है वो होता है a क्रॉस b। और वही मैंने आपको बताया, ये इस तरीके से निकालते हैं, यानी एक सारणी का प्रसार करके। अब देखिए कुछ नियम भी थे, ऐसा क्यों हुआ, चलिए मैं आपको वो बता रहा हूं कि हमने सारणी सही क्यों निकाला। i क्रॉस i का मान कितना होता है, हम इनकी सीधा भी कर सकते थे गुणा, इनकी क्रॉस गुणा, i क्रॉस i क्रॉस j, i क्रॉस k। वो मैं देखिए इसलिए बता रहा हूं अब, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इसका सूत्र लिखा था साइन थीटा का। मैं अगर आपसे ये बात कहता हूं, यदि दो सदिश वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर समांतर हैं, तब अगर दो सदिश a और b परस्पर समांतर हैं तो समांतर का मतलब ये होता है उनके बीच का कोण 0 डिग्री का है। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो a डॉट b 0 था आपका, जो आप पहले सीख चुके हैं। अगर दो सदिश परस्पर समांतर हैं तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो ऐसी स्थिति में जो इनका सदिश गुणन होगा, यानी कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वो एक शून्य वेक्टर होगा। केवल शून्य देखिए आप नहीं लिखेंगे, अगर आप केवल 0 लिख देंगे तो वो अदिश राशि हो जाएगी। दो सदिशों का सदिश गुणन यानी कि क्रॉस गुणन सदैव एक सदिश राशि होती है।
अगर दो वेक्टर ए और बी परस्पर समांतर हैं तो इनका क्रॉस गुणा वो एक शून्य वेक्टर होगा, यानी कि 0i प्लस 0j प्लस 0k। इसी नियम में देखिए एक ये भी आता है कि a क्रॉस a का मान कितना होगा, a क्रॉस a। तो a क्रॉस a और a तो खुद एक ही वेक्टर्स हैं, ये तो आपस में समांतर ही होंगे, और अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनका क्रॉस गुणा कितना होगा, शून्य वेक्टर। यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस गुणा अगर हम करते हैं तो वो सदैव एक शून्य सदिश होता है। a डॉट a उसके मापांक के वर्ग के बराबर मैंने बताया था, लेकिन जो a क्रॉस a है वो एक शून्य वेक्टर होगा। यह आपको ध्यान रखना है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a सदैव एक शून्य वेक्टर होता है। अब देखिए इसी नियम पे आधारित i क्रॉस i शून्य वेक्टर होगा, j क्रॉस j ये भी शून्य वेक्टर होगा, और k क्रॉस k ये भी शून्य वेक्टर होगा। इसी का यूज हुआ देखिए इनकी गुणा में। अभी मैंने एक ही नियम लिखा, i क्रॉस i का मान 0 वेक्टर, j क्रॉस j का मान 0 वेक्टर, k क्रॉस k का मान 0 वेक्टर। लेकिन अब आता है देखिए अगर हम i क्रॉस j निकालें तो कितना आएगा, j क्रॉस k निकालें तो क्या आता है, और k क्रॉस i निकालें तो क्या आता है, i क्रॉस j वेक्टर, j क्रॉस k वेक्टर, k क्रॉस i वेक्टर। देखिए जो मैंने आपको सूत्र बताया था मैं आपको यहां दोबारा लिख रहा हूं एक बार सूत्र। देखिए a क्रॉस b मैंने आपको ये सूत्र बताया था इसकी परिभाषा में, पहले वेक्टर का परिमाण गुणा दूसरे वेक्टर का परिमाण, इनके बीच के कोण की ज्या गुणा इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश, ये है इसकी परिभाषा। अब मैं कहता हूं अगर i क्रॉस j हमें निकालना है, यानी i क्रॉस j, तो मैग्नीट्यूड ऑफ j साइन नहीं पता, देखिए कोण कितना है, इनटू दोनों के लंबवत इकाई सदिश। तो मैग्नीट्यूड ऑफ i ये तो 1 हो गया क्योंकि इकाई सदिश है, मैग्नीट्यूड ऑफ j ये भी 1 हो गया। i और j के बीच में कितना कोण होगा, ये आप पहले देख चुके 90 अंश, क्योंकि ये x अक्ष के अनुदिश है और ये y अक्ष के अनुदिश, दोनों के बीच में कितने अंश का कोण होगा, 90 का, और sin 90 कितना होता है, 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये तो 1 हो गया। अब बचे केवल ये वाली चीज, ऐसा कौन सा सदिश है जो i के भी लंबवत है और j के भी लंबवत है, ऐसा कौन सा सदिश जो दोनों के लंबवत हो, i के भी लंबवत और j के भी लंबवत, यानी जो x अक्ष के लंबवत हो और y अक्ष के भी लंबवत हो, वो तो z अक्ष होता है, और z अक्ष के जो अनुदिश इकाई सदिश होता है वो तो k होगा। यानी ऐसा सदिश जो i के भी लंबवत हो और j के भी लंबवत हो, इकाई सदिश, वो कौन सा होगा, k। तो i क्रॉस j का मान वो किसके इक्वल आएगा, k के इक्वल। i क्रॉस j, देखिए ये दिशा वामावर्ती है, i और j इनकी दिशा कैसी है, वामावर्त, तो ये प्लस के k हो गया। ऐसे ही देखिए अगर हम निकालें j क्रॉस k, वो आएगा i के इक्वल, आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। और अगर हम k क्रॉस i निकालें वो किसके इक्वल आएगा, j के इक्वल। i क्रॉस j k के इक्वल, j क्रॉस k i के इक्वल, और k क्रॉस i j के इक्वल। इस चीज को देखिए अगर हम वृत्त की सहायता से समझें, ये देखिए मैंने वामावर्त दिशा ही रखी है, ये मैंने i लिखा, यहां j लिखा है, यहां मैंने k लिखा है। i क्रॉस j k के इक्वल, j क्रॉस k i के इक्वल, और k क्रॉस i j के इक्वल। लेकिन अगर हम कह दें i क्रॉस k तो दिशा हो गई दक्षिणावर्त, वो माइनस के जे हो गया, उसकी दिशा विपरीत हो गई। i क्रॉस k को क्या लिखेंगे, माइनस के जे, k क्रॉस j को माइनस के i, j क्रॉस i को माइनस का k। आप इसकी सहायता से ध्यान भी रख सकते हैं, ये इनका एक चक्रीय क्रम होता है। डॉट गुणा में इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, किसमें जरूरत पड़ती है, क्रॉस गुणा में, यह आपको ध्यान रखना है। इसी देखिए 8वें और 9वें नंबर के जो रूल्स हैं यही अप्लाई हुए, कौन से नंबर पे,
ये जो मैंने आपको क्रॉस गुणा समझाया, जब हम इनकी क्रॉस गुणा करेंगे तो i क्रॉस i क्या होगा 0, j क्रॉस j क्या होगा 0, k क्रॉस k क्या होगा 0। अब मैं कहता हूं i क्रॉस j तो वो प्लस के तो a1 b2, j क्रॉस i माइनस के तो माइनस के a2 b1, वो देखिए याद गया a1 b2 माइनस a2 b1। ये इसी तरीके से निकाला गया है और ये सारणी की सहायता से जो हम निकालते हैं वो यही उत्तर आपका निकल के आएगा, इसलिए हम इसे सारणी की सहायता से निकालते हैं। हम चाहे कि सीधे गुणा भी करके दिखा सकते हैं, चाहे सारणी से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको बता दिया a क्रॉस a शून्य सदिश होता है, यानी समांतर की ये पहचान है। वितरण नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का ये पालन नहीं करता है, वितरण नियम का पालन करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए वो चीज मैं आपको और बताता हूं। देखिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोगों ने देखिए सूत्र इसका पढ़ा है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लोग ज्ञात करते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मैंने देखिए इसमें शीर्ष ए से एक लंब खींचा, चलिए मैंने इसे डी बिंदु माना, तो अभी तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक बटे दो, आधार की लंबाई BC और ऊंचाई कितनी है AD। ये देखिए आपका वो मेथड हुआ जो आप लोग अभी तक करते हैं, 1/2 गुणा आधार यानी कि BC गुणा ऊंचाई यानी कि AD। अब देखिए पहले तो मैं यहां AD का मान ही निकालता हूं। इस त्रिभुज में अगर हम साइन B का मान निकालें, क्योंकि कोण देखिए कितना है B, साइन B यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि AD बटे BA। साइन B बराबर लंब बटे कर्ण, यानी इसका मतलब क्या है, अगर हम AD का मान लिखें तो वो हो गया BA साइन B, और ये AD का मान मैंने यहां लिख दिया, यानी कि 1/2 गुणा BC गुणा BA साइन B। अब देखिए BC जो है वो आधार BC की लंबाई है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, BC को मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC। ऐसे ही BA को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर BA, क्योंकि वेक्टर BC का जो परिमाण है यानी वेक्टर BC की जो लंबाई है वो BC है, और वेक्टर BA का जो परिमाण है यानी वेक्टर BA की लंबाई वो BA है, इनटू साइन, यानी 1/2 गुणा वेक्टर BC का परिमाण गुणा वेक्टर BA का परिमाण गुणा साइन B। अब देखिए ये मैंने इतने भाग में जो ब्रैकेट लगाया ये सूत्र बना, किसका सूत्र हुआ, देखिए मैंने आपको जो सूत्र बताया था मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस B, यानी कि A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है परिमाण, वो आपने ये पढ़ा, पहले वेक्टर का परिमाण गुणा तीसरे वेक्टर का परिमाण गुणा साइन थीटा। मैंने देखिए परिमाण की बात की है, A क्रॉस B की बात नहीं, उसका परिमाण, ये भी मैंने आपको लिखा था शायद सेकंड नंबर पे। यही इससे मिलता जुलता सूत्र देखिए वो ये है, पहले वेक्टर का परिमाण गुणा दूसरे वेक्टर का परिमाण गुणा उनके बीच के कोण की ज्या, यानी कि ये चीज वो होगी इसके इक्वल, यानी 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पहला सदिश क्रॉस दूसरा सदिश। यानी पहला सदिश और दूसरे सदिश का जो क्रॉस गुणन होगा इस वेक्टर का परिमाण,
और भाग कितना है 1/2। तो ये जो पूरा सूत्र बना आपका, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होगा। अब देखिए आप लोग एक बात और देखें, चलिए क्षेत्रफल को मैं डेल्टा से ही प्रदर्शित करता हूं। हमें त्रिभुज की दो भुजाएं निकालनी है। ज्यादातर देखिए क्वेश्चन में यही होता है, आपको तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश यानी निर्देशांक दे रखी होती हैं, तो पहले आपको उसकी दो भुजाएं निकालनी है। लेकिन ये ऐसी दो भुजाएं होंगी जो एक ही शीर्ष से स्टार्ट हो रही हो, यानी अगर मैं बी लेता हूं तो बीसी और बीए, या मैं देखिए डेल्टा को ऐसे भी लिख सकता हूं, या क्षेत्रफल को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप बी से ही स्टार्ट होने वाली भुजाएं लें, आप ये भी लिख सकते हैं ए बी क्रॉस ए सी। ये ऐसी भुजाएं हैं जो ए से स्टार्ट हो रही हैं, ये भी निकाल सकते हैं आप। या त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सी ए क्रॉस सी बी। ये भी देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आप कोई सी दो भुजाएं निकालेंगे, लेकिन वो दोनों भुजाएं ध्यान रखें वो एक ही शीर्ष से स्टार्ट हो रही हो, क्योंकि तभी हम उनके बीच का कोण लेते हैं। ये बात मैंने पहले बताई थी, दो सदिशों के बीच का कोण तभी लेते हैं हम जब वो दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हो, या तो बी से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो, या सी से स्टार्ट हो। आप कोई सा एक मेथड ले सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये मेथड था देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब देखिए इसी से मिलता जुलता अगर हम ये बात कहें कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपको कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है इस तरीके से, ये है देखिए समांतर चतुर्भुज, और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने जैसे ज्यामिति में पढ़ा है शायद 10th क्लास में, अगर मैं इसे दो त्रिभुजों में डिवाइड कर दूं इस तरीके से, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग होते हैं, यानी जितना क्षेत्रफल एबीडी का होगा उतना ही क्षेत्रफल बीसीडी का होगा। इसका मतलब क्या है, इसी क्षेत्रफल को अगर हम दो गुना कर दें तो वह पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, यानी कि 2 गुना यही सूत्र जो मैंने ऊपर लिखा। अब इसकी 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 तो कट गया, इसका मतलब इसमें 1/2 नहीं आएगा। क्या आएगा, केवल AB और AD, यानी कि वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD। हम AD को BC भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सदिश आपस में बराबर है। AB यानी इनकी जो आसन्न भुजाएं हैं इनका आपको क्रॉस गुणा करना है, AB क्रॉस AD, इसका भी मापांक। देखिए बाहर 1/2 नहीं आएगा क्योंकि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यह आपका हो गया समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इनकी आसन्न भुजाओं का क्रॉस गुणा, उसका भी मापांक। आप इससे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यह भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो हम सदिश गुणा से निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना वो भी हम सदिश गुणा से निकालते हैं। अब देखिए डॉट गुणा और क्रॉस गुणा में कोई संबंध भी होता है, यह भी आपको बताना है, वो किस तरीके से निकालते हैं। चलिए अब मैं आपको वो बताता हूं कि संबंध कैसे निकाला जाता है। देखिए अब जो मैं आपको बताऊंगा कि दो सदिशों का डॉट गुणा और दो सदिशों का क्रॉस गुणा, इनमें परस्पर क्या संबंध होता है। देखिए जो आप सूत्र पढ़ चुके हैं ए डॉट बी का, वो यही होता है पहले सदिश का परिमाण गुणा दूसरे सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा, और इनका जो क्रॉस गुणा होता है उसका भी देखिए मापांक यानी कि परिमाण। इसी का सूत्र आपको यूज करना है, केवल ए क्रॉस बी का सूत्र यूज नहीं करना है। अगर कभी सूत्र यूज भी करना है तो वो इसके परिमाण का ही सूत्र यूज होगा, पहले सदिश का परिमाण गुणा दूसरे सदिश का परिमाण गुणा sin थीटा। अब देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनमें संबंध निकालना है
तो संबंध निकालने का मतलब है थीटा को हमें हटाना पड़ेगा, और ये देखिए तभी हटेगा जब हम इनके वर्गों को परस्पर जोड़ दें, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वर्ग प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वर्ग। इसके वर्ग को अगर हम देखिए जोड़ते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये चीज तो देखिए कॉमन आई, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान एक होता है, बचेगा क्या केवल मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये सूत्र हुआ। चलिए मैं यहां हेडर लगा देता हूं। इसका मतलब क्या है, ये भी एक सूत्र है। अगर ये टोटल 4 चीजें हैं, अगर हमने कोई से भी 3 चीज आपको दे रखी है, तो चौथे का मान आप निकाल सकते हैं। डॉट गुणा का मान दे रखा है, क्रॉस गुणा का मान दे रखा है, दोनों के मापांक दे रखे हैं। अगर ये दोनों आपको 4 में से कोई से 3 मान आपको दे रखे हैं, तो चौथे का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये इनमें संबंध होता है, या आपको एक सूत्र की तरह ध्यान भी रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी देखिए ये भी, जो मैंने आपको ये बताई। तो ये देखिए मैंने आपको क्रॉस गुणा से संबंधित बहुत सी बातें बताई, डॉट गुणा से संबंधित जो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, जो क्रॉस गुणा से संबंधित प्रश्नावली होगी, जो क्रॉस गुणा से संबंधित प्रश्नावली, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।